नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑब्जेक्शन होना चाहिए। कौम को लूटने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये जो कुछ लुटेरे हैं वो आपको ऐसे ही लूटते रहेंगे। कुछ अहबाब होते हैं, सवालात उठाते हैं, लेकिन सवालात उठाते उठाते बीच में वो खामोश हो जाते हैं, तो फिर शक की सुई उनकी जानिब भी बढ़ना शुरू हो जाती है। बहकैफ जनाब अशरफ साहब जो है इस मौके पर वक्फ बोर्ड की जानिब से या उस वक्त के चेयरमैन या जो कुछ भी हैं, उस वक्त जो घोटाला हुआ है, वो चाहे जनाज़ों को ख़रीदने के सिलसिले में हो या दीगर चीज़ों में, अभी 1-2-3 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सिलसिले में तफसीलात फ़राहम की थी। इस सिलसिले में मुतअल्लिक़ा फ़र्द जवाब देने के बजाय किसी और ने जवाब दिया है। इसकी वजह से मज़ीद ये मामला इस वक्त गहरा होता जा रहा है। इसी को लेकर के जनाब अशरफ साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ हक़ाइक़ लोगों के सामने लाने की कोशिशें की हैं। अल्लाह करे हर चीज़ में हक़ पर जीत हो और जो हो भी सच बोल रहा है वो पूरी तरह से इसमें कामयाबी हासिल करे, क्योंकि कौम का सरमाया है, मिल्लत का सरमाया है और इसको बचाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। आइए जनाब अशरफ साहब क्या कह रहे हैं, इसको सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम जर्नलिस्ट भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। आपने मेरी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। पिछली दफ़े मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आप लोग भी शामिल थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फ्रीज़र्स यानी कि मौता को रखने वाले आइस बॉक्स, और दूसरा था एम्बुलेंसेस। इसके ताल्लुक़ से थी। मैंने आपके सामने तमाम सबूत रखे थे और सबूत के साथ साथ जो है ना कोटेशंस वगैरह भी आपको बताया था। उनका क्या कोटेशन था, हमारा क्या, मैं जो लिया था वो कोटेशन क्या था, ये सब आपके सामने रखा था। उस वक्त मेरा सवाल कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ के सीईओ से था। मैं किसी और का नाम नहीं लिया था। सीईओ साहब से मैंने ये सवाल किया था कि जो फ्रीजर्स हैं, जो मौता को रखने के बॉक्सेस हैं, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्यों दिए? कंस्ट्रक्शन कंपनी को और फ्रीजर बॉक्स सप्लाई को क्या संबंध है? मैंने ये पूछा था उनसे, और ये आप सबको भी पूछना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम मकानात बनाना, ये करना, बिल्डिंगा बनाना उनका काम है। फ्रीजर से उनका क्या ताल्लुक है? इस बीच में जनाब अनवर बादशाह साहब जो माजी में चेयरमैन रहे कभी, वो कूद पड़े। मैं सवाल सीईओ से कर रहा हूं, जवाब अनवर बादशाह साहब दे रहे हैं। कौन होते हैं अनवर बादशाह साहब देने के लिए? क्या औकाफ जो है ना इनके बाप दादा की जागीर है क्या? दिमाग अच्छी तरह से रख के जवाब दिया करो। और पहली बात तो मैंने आपको जवाब तलब ही नहीं किया आपसे, आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। आप कौन होते हैं जवाब देने वाले, और मुझे डिक्टेट करने वाले कौन होते हैं? आप एक वक्फ बोर्ड 11 मेंबरों में से आप भी एक वक्फ बोर्ड के इलेक्टेड मेंबर हैं, उसके सिवा कुछ नहीं है। और मैंने पहली बात तो आपका नाम लिया ही नहीं है। वही कन्नड़ में एक ये है, क्या एक मखौला है, कुंबुर का एक कल्ला का बोले तो अपना कंधा टटोल लिया करते, वो बात हो गई यहाँ। कुंबुल का एक कल्ला कहते चाहिए, अपना कंधा टटोल लिया करते। क्योंकि जहां तक मुझे मालूम हुआ है, इसमें जो है ना सीईओ का कोई हाथ नहीं था। सीईओ में और अनवर बादशाह में झटापटी हुई इस बात को लेकर, और उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कोई लेना देना कुछ नहीं है। आप लोगों ने डिसाइड किया, आप लोगों ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए, मैं आप लोगों के ऊपर मैंने दस्तखत किए, और सवाल मुझसे किया जा रहा है। तो अनवर बादशाह ने कहा कि मैं संभाल लूंगा। किसे संभाल रहे हैं आप? मैंने आपसे सवाल किया है क्या? मैंने एक जर्नलिस्ट साहब हमारे दोस्त, और आप सब जानते भी हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता,
वो मेरे पास, उनका फोन आया मेरे पास। मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा करो, अनवर बादशाह जो बोल रहे हैं ना, अगर उसमें कोई भी सच्चाई है तो एक काम करो, उनको मस्जिद में आ जाओ, बोलो उनको मस्जिद में बैठ के बात करेंगे। जोहर और असर के बीच में लोग मस्जिद में रहते नहीं है। आपको जो भी बोलना है, अगर आप सही हैं, आप सच्चाई बोल रहे हैं, तो मस्जिद में आ जाओ, बैठेंगे वहीं बात कर लेंगे। मैं ही बोला मैं तन्हा आऊंगा, आप अपने सारे ऑफिसर्स को लेके आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला काफी हूं, मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास सारी ये। साहब मुकर गए, मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं है। आप मुसलमान नहीं हैं क्या? आप ईमान वाले नहीं हैं क्या? हा? तो मस्जिद में आने डर क्यों रहे हैं? इसलिए कि आप झूठे हैं। अगर मस्जिद में आके बैठेंगे तो आपको सच्चाई बोलना पड़ेगा, और कई सवालात भी करूंगा वहां। आपने कहा कि हमने 1 इंच भी जमीन नहीं है की, बेची नहीं है। वर्तुर की जमीन कहां चले गई? 10 एकड़ जमीन, करोड़ों रुपए की जमीन। कौन वो नवाफिल, कौन कैसे उसके नाम रजिस्टर हो गई? आप क्या कर रहे थे जब? आप भी तो वक्फ बोर्ड से ताल्लुक रखते थे उस टाइम पे भी, आप भी तो एक मेंबर थे उसमें। शिव समंदर की जमीन का क्या किया आपने? 11 एकड़ जमीन का लीज पे देने की बात होगी। एक आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर मुझसे कहने लगे थे वो जमाने में कि 11 एकड़ 11 करोड़ रुपए को बात हुई है? उस दिन मैं और उबैदुल्ला शरीफ साहब गए सीओ के पास, उन्होंने कहा कि अगर आप इस पे दस्तखत करते हैं, वो आदमी शिव समंदर का जो आदमी जो वो लीज पे लेने के लिए बैठा था, वो डीडीस वगैरह आके बाहर बैठा हुआ था सीओ के ऑफिस के सामने, और हम ना उठ के सलाम भी किया उसने। मैंने कहा नहीं, तू नहीं ले सकता बोल के हम अंदर गए। जाके सीओ से कहा कि अगर आप इस पे दस्तखत करते हैं तो फिर ये मामला लोक आयुक्ता के पास जाएगा। तो उसने कहा कि साहब मुझे ये कोई परेशानी नहीं होना, उठाया फाइल अंदर रख लिया, आज भी वो अंदर है। बैतुल माल की प्रॉपर्टी आपने क्या की? गरीबों की शादियां होती थी वहां, 4,000 5,000 रुपए में गरीबों की शादियां होती थी। आपने 5 लाख रुपए किराया, ये एडवांस, और 50,000 रुपए किराए को देके वहां आपने शोरूम खुलवा दिया, गरीबों का ये दबा दिया। अरे जाते 2-4 हजार रुपए में देके वहां शादियां करते थे, आज वहां शोरूम बन गया है। 11 महीने का अग्रीमेंट है, मेरे पास अग्रीमेंट की कॉपी भी है। 11 महीने का अग्रीमेंट है और शोरूम बन गया। कैसे बन गया वो शोरूम? आप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। शिग्गांव के इसमें जो है ना 3.5 करोड़ रुपए आपने ट्रांसफर करा लिया अपने नाम। बम्मई साहब सर्वे, ये जो है ना वार्ड 11, 13, 14, इसके लिए शिग्गांव में बम्मई साहब, बसुराज बम्मई जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुसलमानों की कॉलोनीज डेवलपमेंट के लिए 13 करोड़ रुपए ये लिए थे, उन्होंने खुद सैंक्शन कर लिया था। उसमें जब इनकी सरकार गई तो 3.5 करोड़ रुपए उसमें बच गए। वो भी मुसलमानों की कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए रखा था उन्होंने। अनवर बादशाह साहब के नाम ट्रांसफर हुआ वो पैसा इलीगली, वो भी लीगली नहीं, इलीगली। और पता है वो पैसा कहां खर्च हुआ? इनके लेआउट में रोड बनाने के लिए, इनके कॉलेज के सामने रास्ते बनाने के लिए, इनके घर के सामने रास्ते बनाने के लिए पैसा खर्च हुआ। क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है? और अपने आप को सत्य हरिश्चंद्र बता रहे हैं आप। इसका हिसाब कौन देगा? 3.5 करोड़ रुपए लेके गए आप यहां से, उसका ऑर्डर भी मेरे पास है, अभी चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा उसका ऑर्डर भी। तो कहां चले गया पैसा? वो जो उन्होंने डेवलपमेंट के काम के लिए बताया है, जो राइटिंग में जो एप्लीकेशन दिया है, वो डेवलपमेंट ऑलरेडी 1 साल पहले हो चुका है, वहां किसी एक एमएलसी के फंड में हो चुका है। फिर उसी को जो है ना ये बिल बना रहे हैं, वहां पैसा अपने जाती इसमें जो है ना लेआउट के लिए खर्च कर रहे हैं। आपको पूछने वाला कोई नहीं है क्या? कब तक खामोश रहेंगे? आपको किसने कहा था जवाब देने के लिए? मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। आप कौन होते हैं? आपके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं, सिर्फ यही नहीं और दूसरी रियासतों में भी करूंगा आपको। आप अपने हद में रह के बात करिएगा। अगर मैंने आपका नाम लिया है, आपसे कुछ कहा है, आपसे जवाब तलब किया है, तो तब आपको हक है बोलने का। मैं तो सीओ से बात कर रहा था, तो आप कौन होते हैं बीच में टांग लड़ाने वाले? उसके बाद जो है ना
जब मस्जिद में इनको बुलाया गया, मैंने कहा कि भाई सच्चाई वही निकल सकती है, क्योंकि मैं ही एक मुसलमान हूं, आप भी एक मुसलमान हैं। आप आ जाइए, आप जो मस्जिद चितलदुर्ग की मस्जिद में ये करते हैं 2 घंटे पहले बोलिएगा, मैं पहुंच जाता हूं, लेकिन बातचीत होगी मस्जिद में, क्योंकि आप एक नंबर के झूठे हैं। यही कहा मैंने, आप जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अगर मस्जिद में बात हो जाती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं वहां झूठ बोल रहा हूं तो इसका जिम्मेदार खुदरत मुझे सजा देगी। अगर आप झूठ बोलेंगे तो इसकी सजा आप पाएंगे। तो मस्जिद में आने के लिए इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो मस्जिद का मामला नहीं है। मस्जिद का मामला कैसे नहीं है? फ्रीजर का मामला मस्जिद से जुड़ा हुआ है, औकाफ का मामला कौम से जुड़ा हुआ है, एम्बुलेंस का मामला भी मस्जिद से जुड़ा हुआ है। तो किस बात का डर है आपको? तो आप मस्जिद में आने से कतरा क्यों रहे हैं? देखिए, एक एम्बुलेंस में जो है ना, इन्होंने ये किया है, एम्बुलेंस में जो है ना 30 लाख, मैंने कई बार कहा है, आपको याद होगा, मैंने कई बार कहा है, लाइफ सेविंग सपोर्ट, इसकी कीमत 32 लाख रुपए कोट किया है बोल के मैंने कई बार कहा है। लेकिन ये आदमी मुझे कह रहा है, बार बार ये कहा है कि उसमें सिर्फ सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर के बात ही नहीं किया मैंने, लाइफ सेविंग सपोर्ट की बात। अगर तुम्हारे में दिमाग है, तुम्हें लिखे पढ़े हो, तो लाइफ सेविंग सपोर्ट का मतलब समझ सकते हो। लाइफ सेविंग सपोर्ट में क्या क्या आता है? आईसीयू आ जाता है उसके अंदर, मॉनिटर्स आ जाते हैं उसके अंदर, ईसीजी इंस्ट्रूमेंट आ जाता है उसके अंदर जो है ना, लाइफ सेविंग का मतलब सब कुछ आ जाता है। तब वो जाके जो है ना उसे लाइफ सेविंग सपोर्ट करे। एक वर्ड में कहते हैं, अलग अलग नहीं कहते। लाइफ सेविंग सपोर्ट एक वर्ड होता है। ये आईसीयू के अंदर होता है, आईसीयू खुद होती है, तभी तो लाइफ सेविंग सपोर्ट आता है उसमें है। ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ इन्होंने कहा है कि एक सिलेंडर आता है। सिलेंडर नहीं, 20 लाख के, मैं दोबारा कह रहा हूं, 20 लाख की जो ऑर्डिनरी ये है एम्बुलेंस है, उसमें सिर्फ एक सिलेंडर आता है और कोई ये नहीं रहती। लेकिन इसमें जो एम्बुलेंस में, वो जो है ना, नॉर्मल एम्बुलेंस में भी जिसमें एक सिलेंडर आता है, उसमें भी लाइफ सेविंग सपोर्ट वगैरह के रखने के लिए उसमें सब इंतजामात हैं, प्रोविजंस हैं उसमें। आपको मार्केट से खरीद के उसमें लगाना है बस। आप इसमें जो है ना मुझे ये दे रहे हैं। मैं उस दिन कहा था कि 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए नहीं, मैं गलत था, मैं 12 लाख रुपए है वो। बाद में मैंने पूरा स्टडी किया तो इसमें इन्होंने ये कहा है, इन्हीं के कोटेशन में है, ये बेजरूरी चीज है। आप लोग भी जो है ना इसको देखिएगा, इसमें इन्होंने लिखा है फैब्रिकेशन एंड फिटिंग चार्जेस। फैब्रिकेशन किस लिए करना है भाई? जब एम्बुलेंस आपको रेडी मिल रही है। मेरे पास भी एम्बुलेंस है, मैं 2017 से रखा हूं, मेरे गांव में मैं भी रखा हूं एक एम्बुलेंस। एम्बुलेंस पूरी एक साथ आती है, उसमें कोई भी फैब्रिकेशन का काम नहीं देता। आप उस काम के लिए फिटिंग का मतलब क्या है? आपको जब कोई चीज खरीदते हैं आपसे, किसी कंपनी से खरीदे, अब समझिएगा कि लाइफ सेविंग सपोर्ट आपने समझा, तो उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो आके फिटिंग करे और डेमोन्स्ट्रेशन देके आपको जाए। ये उनका काम होता है। यहाँ फिटिंग चार्जेस कुछ नहीं होते, क्योंकि आपने वो खरीदा है वहां से। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, आके कहाँ कैसे फिट करना है फिट करेंगे, वो फिट करके आपको जो है ना ओके लेके जाएंगे, आपसे जो है ना एक सर्टिफिकेट लेके जाएंगे कि भाई सब कुछ ठीक है। तो वहां फिटिंग चार्जेस कहां से आ रहे हैं भाई? फैब्रिकेशन चार्जेस के नाम पे तुम्हें 10,10,272 रुपए खर्च कर रहे हैं आप, प्लस 1,81,840 पर 8 रुपए जीएसटी के नाम पे खर्च कर रहे हैं आप। ये पैसा गया कहां, किसके जेब में गया? इसके हिसाब से दिए तो 12 लाख रुपए। मैंने 8 लाख कहा था पहले, लेकिन आज मैं उसे ठीक ये कर रहा हूं, मैं 12 लाख रुपए एक एम्बुलेंस पे इन्होंने खाया है। अब कौन खाया है ये बताए? मैं तो सीएम साहब से इंक्वायरी मांगा था, मैंने और कुछ नहीं मांगा। आप क्यों यह कर रहे हैं? आपको जो भी जवाब देना है इंक्वायरी ऑफिसर के सामने जाके दीजिएगा। मुझसे कहने का क्या मतलब? मुझे क्यों जवाब दे रहे हैं आप? मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर मुझे बात ही करना है तो मैं मस्जिद में बात करूंगा, मस्जिद के अलावा कहीं नहीं बात करूंगा आपसे। आ जाइए, आप सबको लेके आइए, मैं अकेला काफी हूं। जो भी बात होगी, अगर आप
सही मुसलमान है, तुम्हारे दिल में अल्लाह खौफ खुदा है, तो सच्चाई बोलोगे वहां तो। हाँ, क्यों नहीं आ रहे हो? आने से डर क्यों रहे हो तुम? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो भी फैसले होते थे जो है मस्जिद नबूवी में होते थे। तो मस्जिद जो है ना एक मुतबर जगह है जहां सच्चाई बोली जाती है, तो वहां आने से कतरा क्यों रहे हो भाई आप? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हो आप। ये झूठ जब मुझे आपने टारगेट किया है कि मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। आप होंगे। हाँ, और एक दूसरी गलती आपसे हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं। हर डिपार्टमेंट की मीटिंग में, कौन से, हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग मिनिस्ट्री में, माइनॉरिटी डेवलपमेंट की, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में, वक्फ में, ये तीनों मीटिंगों में आप बैठे नजर आ रहे हैं। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं। आप कौन हैं वहां? आप कौन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो हर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं? कौन आपको इनवाइट कर रहा है? कैसे आप बैठ रहे हैं? अभी मैं गवर्नर साहब से मिलने जा रहा हूं, बताऊंगा, पूछूंगा और रिपोर्ट तलब करेंगे। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स, इनके फोटो सब दे रहा हूं उनको। आप कौन होते हैं? जब सरकारी कोई मीटिंग होती है तो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी एक मीटिंग नोटिस तैयार करता है, उसमें किस किस को बुलाना है वो इनवाइट करते हैं, उसमें उसी आदमी को वहां अटेंड करना है। यहां तक के दूसरे अफसरों को अंदर आने की इजाजत नहीं होती, तो आप कहां से अंदर कैसे जा रहे हैं? आप हैं एक मामूली इसके मेंबर। कौन से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं आप? इसका जवाब दीजिएगा, देना पड़ेगा। उनने जो है ना, गवर्नर से मैं जवाब लूंगा, मैं जाऊंगा मैं गवर्नर साहब के पास, मेरे पास सारे, यहां तक के प्रेस ब्रीफिंग्स में, गवर्नमेंट की प्रेस ब्रीफिंग्स में 2-3 और मिनिस्टर बैठे हैं, उसमें आप भी वहां बैठे हैं। कौन है आप? किस प्रोटोकॉल के तहत आपको इनवाइट किया जा रहा है? क्या आप मीटिंग के नोटिस में हैं? आपको इनवाइट किया है? और कौन से एक्सपर्ट हैं आप? मुंह मत खुलाओ, जो गलतियां की हैं उसे सुधारने की कोशिश करो। कहीं भी कमाओ, कमाने के लिए बहुत रास्ते हैं, कहीं भी कमाओ, लेकिन इसमें नहीं, वक्त में नहीं, कौम के साथ नहीं। कहीं भी कमा सकते हैं आप। अभी कुछ लोग, मैं गया था पिछले 3-4 दिन पहले, चित्रदुर्ग गया था, मलकानगिरी गया था मैं, उसके बाद दावणगिरी गया था। वहां के कुछ लोग आए मेरे पास, उन्होंने एक अलग दास्तान सुनाई इनकी। मैंने कहा आप खुद बैठ के बताइएगा, मेरे बताने से अच्छा है आप खुद आइएगा। मैं अभी कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं अगले हफ्ते मंडे वनडे आ रहा हूं वापस में। आने के बाद उन लोगों को बिठाऊंगा, उनके जबानी सुनिए कि ये मौसूफ क्या है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद बोलेंगे आपको। उनको लाके बिठाऊंगा, इनकी क्या हैसियत है वो बताएंगे, इन्होंने क्या क्या फ्रॉड किया है उनके साथ वो बताएंगे। लेकिन खामखा किसी इंसान को छेड़ने की कोशिश नहीं करो, आप अपनी हद में रहो, हद छोड़ के बाहर मत जाओ। अगर मैंने आपसे सवाल किया होता तो हाँ बिल्कुल, आप जायज था, आप मुझे जवाब देते। मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया है, मैं कोई जवाब नहीं मांगा आपसे। मैंने सीओ से कहा था, सीओ जवाब दे है, तो सीओ क्यों नहीं जवाब दे रहे? आप क्यों जवाब दे रहे हैं? आप कौन से अथॉरिटी है जवाब देने के लिए? वक्फ बोर्ड क्या आपकी जाती मिल्कियत है क्या? 11 मेंबर में आप भी एक मेंबर है, बस आपकी हैसियत कितनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और किसी को भी कहने से पहले सोच लीजिए कि आपकी हैसियत क्या है, आप कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। उस वक्त वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, इस वजह से शायद उन्होंने जवाब दिया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जब वो, उससे पहले सादी भी थे, उससे पहले और लोग भी थे। जनाजे की बात, एम्बुलेंस की बात मैं पूछ रहा हूं किसे? सीओ से। सीओ इज द अथॉरिटी, मेंबर्स अथॉरिटी नहीं है वहां। अगर सीओ को क्या ये है मालूम, पावर्स क्या है वक्फ एक्ट के अंदर? अगर वक्फ बोर्ड, सारा बोर्ड इकट्ठा हो जाए और कोई रेजोल्यूशन पास कर दे, सीओ के सामने आएगा वो,
आने के बाद सीईओ को लगे कि ये गलत हुआ है तो सीईओ को रिजेक्ट करने के इख्तियारात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो जब उसे इख्तियारात थे, इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिए बोल के इख्तियारात थे, तो रिजेक्ट क्यों नहीं किया वो? और ये कह रहे हैं मुझे कि कोई भी सप्लाई कर सकता है। क्या मतलब है? एक डिपार्टमेंट होता है एसपीडी, आपको मालूम है अनवर पाशा साहब एसपीडी क्या होता है? स्टोर परचेस डिपार्टमेंट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। इसमें हर चीज की कीमत तय है, उसी गाइडलाइंस के तहत आपको जाना है। एसपीडी के गाइडलाइंस के तहत आपको जाना है, उसके बगैर जाएंगे, 1 रुपया भी अगर ज्यादा है तो एसपीडी अप्रूव नहीं करेगा। आप एसपीडी डिपार्टमेंट है वो भी आपको मालूम नहीं है। तो कोई भी सप्लाई कर सकता है। तो आप एक काम करो, गवर्नमेंट की बिल्डिंग जो है ना, फ्रीजर बनाने वाली कंपनी को दे सकते हैं क्या तुम्हें? जब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को तो आप फ्रीजर दे रहे हैं, तो उसी कंपनी को क्या गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाने का ये दे देते? जो एक्सपर्ट है, ये एसपीडी का लॉ ये कहता है, अगर कोई भी चीज खरीद रहे, अगर उसको सर्विस की जरूरत पड़ती है आगे, तो ऐसी कंपनी को दो कि जो सर्विस देने में जो है ना पीछे ना हटे, फौरन सर्विस देने के लिए आ जाए। अब कई मसाजिदों में जाके देखिएगा, सब जगह जो है ना ये फ्रीजर जो है ना सब स्टैंडर्ड है। ये कह रहे हैं कि 80,000 20,000 से 1 लाख रुपए का है, लेकिन आपने दिया है 20,000 का ही। 1 लाख तक है, मैं भी जानता हूं, वो स्पेशल है वो, लेकिन आपने जो सप्लाई किया वो 20,000 का भी नहीं है। टॉप क्वालिटी की कीमत, टॉप की कीमत 34,000 से 38,000 है। आप 82,600 रुपए दे रहे हो। कंस्ट्रक्शन कंपनी का क्या रोल है, कैसा है बताइए मुझे? कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या आपको सर्विस दे सकती है? उसके पास एक्सपर्ट है, कहां से लाएगी वो सर्विस के लिए लोगों को? टेक्नीशियंस को कहां से लाएगी? इसीलिए आज हमारे बेकार पड़े ही वो। कौन कब तक ये करेगा, बर्दाश्त करेगा भाई? आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया है। मुंह खोलेंगे तो बहुत बुरा होगा, आगे पूरा खोल के रख दूंगा मैं। अब ऐसी ऐसी चीजें हैं मेरे पास, फिर मुझे बदनाम नहीं करिएगा। आपको अगर सवाल किया जाए तो आप जवाब दीजिए मुझे। अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो जवाब आपको देना है, इनको नहीं। तो मैंने सीईओ से सवाल किया था, सीईओ को जवाब देना था। कल मैंने सीईओ को फोन किया था, उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं आप बाद में फोन करूंगा, मेरे पास अब तक फोन नहीं आया। आप मुझे बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो करोड़ों रुपए कहां चले गए? किसने लिए? कैसे गए? कौन सा फैब्रिकेशन का काम कराया आपने, इसमें बताइए मुझे। उसमें फैब्रिकेशन काम की जरूरत ही नहीं है। वो तो पूरी जो है ना एकदम बनी बनाई आती है, उसमें हर चीज का प्रोविजन होता है। उसमें लाइफ सेविंग सपोर्ट के लिए भी प्रोविजन है, उसमें इसके लिए जो है ना आपका वेंटिलेटर के लिए भी इससे है, आईसीयू के भी उसमें क्या क्या ये वही सब नहीं है। ये सारी चीजें मिला के इसकी कीमत जो है ना 30 लाख रुपए हो रही है। 8% डिस्काउंट। अनवर बादशाह ने खुद कहा उस दिन कि हमें 10% डिस्काउंट दिया गया था। ये कब बोला? मेरे 8% के बाद इन्होंने 10% के तो और बढ़ गया मामला। फैब्रिकेशन का काम एम्बुलेंस में जरूरी है नहीं, 1 रुपये का भी काम नहीं होता, लेकिन आपने उसमें 10,10,000 रुपये फैब्रिकेशन के काम में लगाए हैं। वो गया पैसा कहां? उसके ऊपर 1,81,000 रुपये आपने जीएसटी डाला है, कहां चले गए पैसा? मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि फोर्स कंपनी से आपने क्यों नहीं कोटेशन लिया? कंपनी से क्यों नहीं कोटेशन लिया आपने? फोर्स से एम्बुलेंस आपने फोर्स की 3350 एम्बुलेंस आपने फोर्स की दी ना, तो फोर्स कंपनी वाले को क्यों आपने इग्नोर किया? क्यों नहीं कोटेशन लिया वहां से? वो मुझे कोटेशन दे रहा, मेरे पास कोटेशन है, पिछले दफे भी आपके साथ मैंने शेयर किया। उसमें जो है ना मामूली इसकी कीमत जो है ना 20 लाख रुपए है ऑन रोड, और सारी लाइफ सेविंग सपोर्ट। दोबारा कह रहा हूं अनवर बादशाह साहब,
गौर से सुनिए, लाइफ सेविंग सपोर्ट का मतलब ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। उसकी कीमत 32 लाख रुपए उन्होंने लगाए थे और डिस्काउंट 8% निकालने के बाद 30,40,000 रुपए उन्होंने लगाए। जब आपको लाइफ सेविंग सपोर्ट का माना मालूम नहीं है तो बोलने का भी कोई आपको ये नहीं है, तुक नहीं है। पहले किसी से पूछ लीजिए, एजुकेट हो जाइए पहले लाइफ सेविंग सपोर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं अगर बोल के। ये क्या खुल खुल के बोलने की जरूरत नहीं है उसमें। अगर आपको बात ही करना है, सच्चाई अगर बोलना है आपको, तो मस्जिद में आइए, आज भी मैं तैयार हूं। वरना जो है ना, आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ बोलने पे कानूनी कार्रवाई करूंगा मैं। तो आपके पास इतने प्रूफ है तो क्यों नहीं केस फाइल किया जाता? मैंने बोला है, रेडी हो रहा है उसका लिए। आज सुबह मैं लोकायुक्त से मिल के आ रहा हूं भाई। अब पिछले इसमें शाहीन का जो इसमें जो है ना आधार का वो ये जो फाइल किया था, मैंने केस फाइल किया था, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे लोकायुक्त ने। आज मैं सुबह जाके दे के आया हूँ लोकायुक्त को, और उनकी शायद समनिंग हो रही है सबकी भी। आज सुबह मैं मिल के आया हूँ, ये डिस्कस करके आया हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास कंप्लेंट फाइल करिएगा। मैं कंप्लेंट फाइल करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं खाली प्रेस में बोल के खामोश बैठने वाला नहीं हूँ। इसकी पूरी पूरी तह तक जाता हूँ मैं। अनवर बादशाह साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि चित्रदुर्ग की जमीन पर उन्होंने 1 इंच भी कब्जा नहीं जमाया, जो भी इल्जाम लगाए हैं वो गलत है, झूठे हैं। चित्रदुर्ग के बारे में मैं खुद वहां गया था, आप भी मेरे साथ थे। जमीन है हमारी वहां, ईमानदारी से बोलिएगा, है हमारी जमीन वहां। देखा है वहां कहीं पहाड़ दिखा रहे हैं हमें। पहाड़, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, पहाड़ अलाट करने का हक सरकार को नहीं है। पहाड़ अलाट करने का, क्योंकि वो पहाड़ जो है ना उसके ऊपर जो है ना खला है, ये आर्कियोलॉजी वालों के पास है। सरकार को कोई हक नहीं बनता यहां अलाट करने का। और बाजू वाले को, हिंदू भाइयों को जब दे रहे हैं उसके साथ ही हमारा भी दिया उन्होंने 6 एकड़ जमीन। 6 एकड़ पे तुम्हारी बिल्डिंग है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मैं गवर्नमेंट इससे कोर्ट से ऑर्डर ला रहा हूं भाई, फाइनल स्टेज पे है, ऑलरेडी मैं कोर्ट में मूव कर चुका हूं। और 6 एकड़ जमीन हमारी कायम है। मैं उस दिन आपके सामने ही चित्रदुर्ग वालों को कह के आया था कि ये 6 एकड़ जमीन कब्रिस्तान की वापस इंशाअल्लाह लेंगे। लेने के बाद मैं उसे फेंसिंग करा के देता हूं बोल के वादा करके आया था मैं। आप भी थे उसमें, आपने ब्रॉडकास्ट भी किया था इस चीज को लेके। आज भी मैं उस पर कायम हूं और बहुत जल्द मैं कोर्ट से ऑर्डर लेके, और चित्रदुर्ग के किसी भी ऑफिसर को इन्वॉल्व नहीं करता मैं उसमें। वो देखेंगे कौन गुंडागर्दी करता है, कितने बड़े गुंडे हैं इनके पास जितने भी है मैंने देख लिया, सब गली के गुंडे हैं। गली से बाहर आ गए ना, पकड़ो बोले तो भागने वाले गुंडे हैं। और गुंडों के साथ मैंने डील भी कर लिया, आके हाथ पैर पड़ने लगे अब। और देखेंगे क्या गुंडागर्दी कराते हैं। उस दिन मैं अकेला, आप भी थे ना, वहां गए तो ये हो जाता, वो कर देंगे, ये कर देंगे। किसी की हिम्मत हुई वहां आने की? ये गुंडागर्दी सब अपनी जगह रखो। आप जैसे ऐसे गली के गुंडे हमने बहुत देखे हैं, लेकिन जो सही है वो करके ही छोड़ता हूं मैं, छोड़ता नहीं है। 6 एकड़ जमीन गवर्नमेंट ने हमें दी है, कब्रिस्तान के लिए दी है। कब्रिस्तान की जमीन पे आपका कब्जा है, आपने वहां बिल्डिंग बनाया है। मैं ये देखूंगा कि वो बिल्डिंग औकाफ के कंट्रोल में आए। और मैं आप लोगों से दोबारा वादा कर रहा हूं कि इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। और कई लीडर जो बोले, मुझे अश्योरेंस दिए कि हम ये सर्वे करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। सब अनवर बादशाह को सपोर्ट करे। या आप ये समझते हैं कि ये फ्रीजर और ये क्यों दिए थे? अनवर बादशाह को जिताने के लिए। इलेक्शन से पहले ये बांटा गया, ये 2024 में बांटा गया, ये इलेक्शन से 2 महीने पहले। अगर कोई इलेक्शन पिटीशन गया बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये अनवर बादशाह को जिताने के लिए सारी कार्रवाई, और उस पर भी जो है ना इलीगल काम। एम्बुलेंस ऐसी जगह खड़े हैं, जगह नहीं है खड़ा करने के लिए, ऐसी जगह खड़ी है एम्बुलेंस, टायरा पंचर होकर पड़े। नेक्स्ट इसमें मैं बताता हूं तुम ना, क्या टायरा पंचर हो गई, 2 टायरा पंचर पड़ी, यूज करने वाला नहीं है। क्योंकि अनवर बादशाह को जिताना था उस टाइम पे, और औकाफ के इलेक्शन के लिए।
उसके लिए बांटी गई थी। और दिए भी किनको वो भी मालूम है, आप देख लीजिए, एक लिस्ट देता हूं मैं आप लोगों को। सिर्फ वोटर्स को दिया है। वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में जो वोट करने वाले अदारे थे उन्हीं को दिया और किसी को नहीं दिया है। 35,000 का ये 85,000 में क्यों बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं आप? 35,000 में खरीदो भाई। स्पेसिफिकेशन मुझे मालूम है, आपके पास जो स्पेसिफिकेशन है उसका ही मैंने कोटेशन लिया है। एम्बुलेंस में जो है ना, अब 30 लाख की एम्बुलेंस 38 लाख में क्यों खरीद रहे हैं आप? वो कहां जा रहे हैं 10 लाख रुपए? वहां भी आप कमाए, यहां भी जो है ना इनको दे के जो है ना वोट हासिल करे बस। रेडी मिलती है, रेडी अवेलेबल है। आईसीयू ऑन व्हील्स, है आईसीयू ऑन व्हील्स विद ऑल आईसीयू ऑन व्हील्स जो है उसके नाम से मिल रही है आपको। उसमें फैब्रिकेशन का काम कहां से आया भाई? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? एक्स्ट्रा क्या ऊपर एक और एक छत डाले क्या उसमें? एम्बुलेंस के ऊपर एक और एक छत डाले क्या तुम्हें? डबल डक बनाए क्या? लोगों को बेवकूफ बना रहा हूं मैं, और एक काम कर रहा हूं भाई, ये भी बता रहा हूं मैं आप लोगों को। एक काम और कर रहा हूं, 5 लोगों की एक कमेटी बनाने जा रहा हूं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 1-2 आईएएस ऑफिसर्स हैं उसमें रिटायर्ड, और जो है ना एक आईपीएस ऑफिसर रिटायर्ड, और 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज। उनके सामने मैं ये रखता हूं, मेरा भी कोटेशन उनको देता हूं, उनका भी कोटेशन मेरे पास है, वो भी मैं उनको देता हूं। कौन सही है कौन गलत है आप फैसला करो, दोबारा बात करो, कंपनियों से बात करो, सही क्या उसका दाम है, कहीं क्या कीमत है, सही क्या है, ये कौन गलत है कौन सही है, इसका ये पब्लिक को बताओ। अगर मैं गलत हूं तो मेरी मुझे बता दीजिए कि अशरफ गलत है। अगर वो लोग गलत हैं तो उनके नाम उजागर करिएगा, रिफंड, और वो पैसा वापस आना बोर्ड को। किसी के भी जेब में गया हो लेकिन वो पैसा वापस आना है, पूरा का पूरा पैसा रिफंड। ये मैं करूंगा। अभी 5 लोगों के हाथ में देता हूं मैं, तो आप जवाब उनको दो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बोलेंगे वो,